हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट 1 के भौतिक रसायन के अंतर्गत यूनिट 1 में लिक्विड स्टेट आपका दिया गया है, वो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। लिक्विड स्टेट क्या होता है? द्रव अवस्था ठोस और गैस के बीच की अवस्था है। जैसा कि आप सभी को पता है कि गैस के अणु तो निरंतर विचरण करते रहते हैं और उनके बीच का जो आकर्षण बल है वो नगण्य होता है, क्योंकि उनके बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, जिसके कारण से उनको विचरण करने में पूरी तरह से स्वतंत्रता होती है। परंतु यदि हम नेक्स्ट स्टेट लिक्विड स्टेट की बात करें, द्रव अवस्था की बात करें, तो इसमें दूरी कम होने के साथ साथ जो उनके बीच के आकर्षण बल हैं वो प्रभावी होने लगते हैं, इफ़ेक्टिव होने लगते हैं, और जिस कारण से जो स्वतंत्रता उनको गैसेस स्टेट में थी वो नहीं रह पाती है। और जिस भी कंटेनर में जहाँ भी रखा जाता है वो उसी को आयतन को प्राप्त कर लेते हैं। और यद्यपि जो द्रव है उसकी भी कोई आकृति निश्चित नहीं है, क्योंकि वो उस जिस कंटेनर में रखा जाता है वही आकार वो ले लेती है। तीसरी जो स्टेट है वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में बहुत व्यवस्थित क्रम पाया जाता है और उनके बीच के जो आकर्षण बल हैं वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। यही कारण है कि जो ठोस होता है उसकी एक निश्चित आकृति होती है, निश्चित आकार होता है, और जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी स्वतंत्र नहीं होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, जैसा कि गैसीय अवस्था में होता है। तो ये जो है कुछ मेजर पॉइंट्स हो गए। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो द्रव के जो इनके बीच में आकर्षण बल में जो भिन्नता पाई जाती है, गैसियस अवस्था में सबसे कम होता है, फिर लिक्विड स्टेट में थोड़ा बढ़ता है, और सॉलिड स्टेट में तो उसका मान बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो आकर्षण बल है, जब इसकी गणना की गई तो देखा गया कि जो गैसों में जो बल पाया जाता है और द्रव में उसका 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। और ये आकर्षण बल अधिक होने के कारण से बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हमें दिखती हैं जो कि गैसियस स्टेट में नहीं दिखती है, जैसे कि पृष्ठ तनाव है, श्यानता है कि कुछ जो द्रव है वो गाढ़े होते हैं, है ना। इसी तरह से वाष्प दाब है कि जो लिक्विड स्टेट के कुछ एटम या मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है मतलब उनके वाष्प अवस्था में बदलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो जो वाष्प में मॉलिक्यूल्स हैं और जो लिक्विड स्टेट में उसी के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में एक तरह का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये जो गुण हैं वो केवल लिक्विड स्टेट में ही पाए जाते हैं। इसी तरह से जो गैस के अणु होते हैं वो विचरण में स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो बहुत ज़्यादा होता है, अर्थात उनका जो आयतन का मान है वो अणुओं की संख्या के अनुपात में बहुत अधिक होता है गैसीय अवस्था में। इसीलिए उससे संकुचित किया जा सकता है। गैसेस स्टेट जो है हाईली कंप्रेसिबल है, उन्हें बहुत अधिक एक दूसरे के निकट लाया जा सकता है, उनके बीच की दूरी को कम करके। इसके लिए चाहे उस प्रेशर को बढ़ाया जाए या उनके बीच के या उनका कूलिंग किया जाए, दोनों ही प्रकार से हम उनके बीच की दूरी को कम कर सकते हैं। परंतु जो लिक्विड स्टेट है उसमें उनके बीच की दूरी काफ़ी कम हो जाती है, और ऐसी स्थिति में संपीड्यता का मान जो है लगभग नगण्य हो जाता है। तो द्रव का जो घनत्व यदि लिया जाए तो वह अधिक होता है, और एज़ कंपेयर टू गैस जिसमें कि मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास वॉल्यूम का मान अधिक होने पर जो है घनत्व का मान कम होगा। तो गैसियस अवस्था में घनत्व का मान कम होता है, परंतु लिक्विड स्टेट में घनत्व अधिक होता है। साथ ही लिक्विड स्टेट लगभग असंपीड्य होती है,
उसे और अधिक कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। उसका आयतन जो है वो और अधिक करना के लिए बहुत अधिक एफर्ट्स या बहुत अधिक प्रेशर की आवश्यकता होती है, फिर भी हम अधिक कम नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात है कि जो गैस के अणु होते हैं या जो अणु होते हैं उनका जो 0 डिग्री केल्विन पर, मतलब कि परम ताप पर उनमें ऊर्जा शून्य होनी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं हो पाता है। शून्य ताप पर भी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर भी उनकी गतिज ऊर्जा होती है। और जैसे जैसे उनके बीच के जो आकर्षण बल हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे उसकी स्टेट चेंज होती चली जाती है। तो कुल मिलाकर जो लिक्विड स्टेट है वो एक तरह से कंडेंस्ड स्टेट है, मतलब कि संघनित गैस है, जिसमें कि गैस के अणुओं को हम बहुत अधिक एक दूसरे के निकट ले आए हैं। या हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये मोल्टन स्टेट ऑफ सॉलिड है, मतलब कि ठोस की गलत अवस्था है। दोनों ही प्रकार से हम द्रव को परिभाषित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि द्रव क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस पाए जाते हैं, जिन्हें कि बोला जाता है अंतर आणविक बल। उनके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। अब अंतर आणविक बल की बात कहाँ से आई? जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आइडियल गैस होती हैं, आदर्श गैस होती हैं, उसके लिए जो बेसिक कंसेप्ट रखा गया था कि अणुओं के बीच किसी भी प्रकार का बल नहीं पाया जाता है, ये आधार रखा गया था। परंतु बाद में इसको परिवर्तित करना पड़ा। कारण क्या था कि जो गैसेस हैं उनको भी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि मैंने इसमें एग्जांपल में दे रखा है कि क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस हैं, परंतु ये भी कन्वर्ट की जा सकती हैं। इसी तरह से नोबल गैसेस को भी कन्वर्ट किया जा सकता है लिक्विड स्टेट में। तो ये कैसे संभव हुआ? इसका मतलब कि इनके बीच में, चाहे ये न्यूट्रल हैं, परंतु इनके बीच में भी किसी न किसी प्रकार का बल है, और ये बल का मान जो है वो जब उन्हें संकुचित किया जाता है तो बढ़ जाता है और उसके अवस्था में परिवर्तन कर देता है, तो वो गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है कि जो वॉन डर वाल्स इक्वेशन है वो क्या है, P+A/v² V-B = RT जो है, ये क्या बताती है कि जो आकर्षण बल का मान है वो जैसे जैसे उनके बीच की दूरी कम होती चली जाती है वो प्रभावी होता जाता है। तो इसका आधार है आकर्षण बल। अब ये आकर्षण बल कितने प्रकार के हो सकते हैं और उनको किस प्रकार से अलग अलग हम डिफाइन करेंगे, वो मैं एक एक करके लेकर चलती हूँ। कि जैसा आप इसमें देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने लिखा है वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस, इन्हें कहा जाता है, ये जो वीक होते हैं फोर्सेस, इन्हें बोला जाता है वॉन डर वाल फोर्सेस, क्योंकि इसे वॉन डर वाल साइंटिस्ट ने सबसे पहले निकाला था, तो इसे कहा जाता है वॉन डर वाल फोर्सेस। देखिए, सबसे पहले लिखा गया है मैंने नेचर एंड ओरिजिन ऑफ द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, कि इसका प्रकृति क्या होती है और ये किस प्रकार से पैदा होते हैं। पहले आप इसके एनर्जी लेवल को देखिए। इसकी एनर्जी जो है वो 1 to 10 किलो कैलोरीज पर मोल तक होती है, और यह एनर्जी का मान जो है ये बहुत कम है। कम का मतलब है कि यदि हम इसकी तुलना
जो है दूसरे तरह के बलों से करें, जैसे कि आयनिक बॉन्ड है, या आप देख लो कि सहसंयोजक बल है, इन सब से यदि इसका कंपैरिजन किया जाए तो इसका मान जो है वो काफ़ी कम है और 1 से लेकर 10 किलो कैलोरी पर मोल के करीब होता है, और इसलिए ये दुर्बल प्रकृति के होते हैं। सामान्यतः जो गैसें हैं वो यदि टेम्परेचर देखा जाए तो जो है जो गैसें होती हैं वो सामान्यतः जो है उनकी स्टेट जो है गैसियस ही रहती है, जैसे कि साधारण ताप पर। परंतु जब हम उनको ठंडा करते हैं, ठंडा करने के साथ साथ हम उनकी गतिज ऊर्जा को कम करते हैं, और उस कम होने के कारण वॉन्डरवाल फोर्सेस इफ़ेक्टिव हो जाते हैं और गैस ठोस में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका कारण है उनके बीच में पाए जाने वाला इंटरेक्शन। तो ये इंटरेक्शन सबसे पहले हम लेते हैं कि इसका क्या कारण है। तो पहला इंटरेक्शन है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में आपका आता है कि उनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी किस प्रकार से उसे प्रभावित करती है। तो जो दूरी का मान, जैसे जैसे दूरी जो है वो कम होती चली जाती है, उनके बीच के जो वॉइड्स हैं, स्थान हैं, वो कम होते चले जाते हैं। तो जो गैस के अणु हैं उनके बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल, जिसे कि हम वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस भी कहते हैं, वो उसके बीच की दूरियों से प्रभावित होता है। और यदि सबसे पहले गैसेस स्टेट पर देखें तो उसमें गैस के अणुओं में 3 वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल तीनों प्रकार के मोशन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे फिर अब हम बात करते हैं कि जो उनके बीच में इंटरेक्शन है वो है आयन डायपोल इंटरेक्शन। आयन डायपोल इंटरेक्शन में का मतलब, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, कि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आयन और डायपोल के बीच अंतर क्रिया होने पर पैदा होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें हम NaCl का एग्जाम्पल। NaCl में देखिए आप, इसमें NaCl का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तो इसमें जैसे कि Na+ आयन है, वो प्लस आयन, और यहाँ जो है आयन है, और ये जो है डायपोल है। तो आयन और डायपोल के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है उसे हमने आयन डायपोल इंटरेक्शन कहा। NaCl को जब डिज़ोल्व किया जाता है तो Na के चारों तरफ जो है H2O के मॉलिक्यूल्स ऑपोजिट जो होते हैं, जैसे कि Na को जो नियरेस्ट होगा वो ऑक्सीजन होगा। तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल इस प्रकार से अरेंज हो जाते हैं कि ऑपोजिट चार्ज जो है वो एक दूसरे के पास में रहें, जिससे कि प्रतिकर्षण कम से कम हो। इसी तरह से Cl जो है वह भी वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड होता है। वो इस प्रकार से होता है कि H2O का पॉजिटिव पार्ट, मतलब H जो है वो उसके निकट रहे और ऑक्सीजन वाला पार्ट थोड़ा सा दूर रहे, मतलब कि। तो इस प्रकार से जो है वो स्फेयर तैयार होता है, और ये इंटरेक्शन कहलाता है आयन डायपोल। तो आयन डायपोल इंटरेक्शन के कारण ही आयनिक यौगिक घुल पाते हैं, और इससे बोलते हैं हाइड्रेशन भी इसे कहा जाता है। तो इसका जो मान है वो E=ZU 4π ER² के बराबर होता है। तो ये लिखा है मैंने 4π ZU, सॉरी, E=ZU/4π εr²। यहाँ जो Z का मान है वो आयन पर आवेश है, और U जो है वो द्विध्रुव आघूर्ण है, R द्विध्रुव के बीच की दूरी है, और एप्सिलॉन
वैद्युत स्थिरांक जैसे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है। तो आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें मैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन को डिस्कस करूँगी।